नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं। अच्छा किया, क्योंकि जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो सुनने के बाद आप सोना नहीं चाहेंगे। नहीं, ये कोई चेतावनी नहीं है। पिछली बार हमने दरवाजा बंद रखो सुनाई थी। उस कहानी में 5 दोस्त गए थे कालीघाट हवेली। एक बची नहीं, बाकी 4 निकल आए। लेकिन दोस्तों, वो कहानी का सिर्फ पहला अध्याय था। आज हम जाएंगे उस जगह की जड़ों में, उस अंधेरे में जो 1887 से जम रहा है, उन कमरों में जिनका जिक्र किसी रिपोर्ट में नहीं है, उन लोगों की कहानियों में जो उस हवेली तक पहुंचे और जिनके बारे में किसी को नहीं पता। आज की कहानी में खून है, बहुत खून, चीखें हैं, जिस्म के टुकड़े हैं। वो दर्द है जो आंखों से नहीं, हड्डियों से महसूस होता है। ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो असली हॉरर चाहते हैं। तो तैयार है? अंधेरा कर लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए, और अगर कोई खिड़की खुली है, बंद कर लीजिए, क्योंकि वो चीजें जो अंधेरे में रहती हैं, वो दरवाजों और खिड़कियों से नहीं आती। वो आपके साथ पहले से है। कहानी शुरू होती है सन 1843। एक बच्चा पैदा हुआ उत्तर प्रदेश के रामगढ़ जिले में, एक बड़े जमींदार के घर। उसका नाम रखा गया भवानी प्रताप सिंह। जन्म के वक्त दाई ने एक चीज नोटिस की थी और उसने किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर बताती तो शायद उसे ही मार डाला जाता। वो चीज ये थी, बच्चे ने जन्म के बाद रोया नहीं। नवजात बच्चे रोते हैं हमेशा, ये स्वाभाविक है। फेफड़ों में हवा भरती है, बच्चा रोता है। लेकिन भवानी प्रताप सिंह नहीं रोया। उसने बस आंखें खोली और देखा दाई की तरफ, इतनी स्थिर नजरों से, इतनी पुरानी नजरों से, कि दाई ने अपनी छाती पर हाथ रखा और मन में दुआ पड़ी। बचपन में भवानी अजीब था। बाकी बच्चे खेलते थे, भवानी देखता था उन्हें, उनकी हरकतों को, उनके दर्द को। एक बार भवानी 7 साल का था। एक नौकर का बेटा आंगन में गिर गया, घुटना छिल गया, खून निकला, बच्चा रोने लगा। भवानी वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। घर के बड़े नौकर रामलाल ने ये देखा था। उसने उस रात अपनी पत्नी से कहा था, वो बच्चा ठीक नहीं है, उसकी आंखों में कुछ है जो नहीं होना चाहिए। 3 दिन बाद रामलाल की पत्नी बीमार पड़ी। 1 हफ्ते में मर गई। कोई कारण नहीं मिला। रामलाल ने मुंह बंद रखा, हमेशा के लिए। भवानी बड़ा होता गया। 15 साल की उम्र में उसने पहली बार किसी को मारा। एक कुत्ते को नहीं, एक इंसान को। वो एक मजदूर था, खेतों में काम करता था। उसने एक बार भवानी से नजर मिला ली थी, सीधी नजर, बराबरी की नजर। भवानी को यह पसंद नहीं आया। उस रात मजदूर अपनी झोंपड़ी से नहीं निकला। सुबह जब लोग उसे देखने गए, वो था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। उसका पूरा चेहरा किसी ने खरोंच खरोंच कर निकाल दिया था, नाखूनों से। पुलिस आई, जांच हुई, कुछ नहीं मिला। भवानी उस दिन घर पर था, अपने कमरे में पढ़ रहा था। भवानी 20 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसे रियासत सौंपी। लेकिन भवानी को रियासत में दिलचस्पी नहीं थी। उसे किताबों में दिलचस्पी थी, खास किताबें। उसने एक व्यापारी से एक किताब खरीदी। व्यापारी कहाँ से लाया था, किसी को नहीं पता। व्यापारी खुद उस किताब के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। किताब का नाम था मृत्युंजय पद्धति। यही किताब संस्कृत में थी, लेकिन वो संस्कृत नहीं जो पंडित पढ़ाते हैं। एक पुरानी विकृत संस्कृत, जिसके अक्षर थोड़े टेढ़े थे, जैसे किसी ने उन्हें खून से लिखा हो। उस किताब में लिखा था, इंसान की आत्मा उसके खून में होती है। अगर पर्याप्त खून एक जगह इकट्ठा हो, एक वेदी पर, तो वो जगह जीवित हो जाती है, और उस जगह की शक्ति से
मृत्यु को मात दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक कीमत है। तुम्हें खुद को बदलना होगा, इंसान से कुछ और। भवानी ने वो किताब 3 साल तक पढ़ी, रात को, अकेले, अपने कमरे में जिसमें बाहर से ताला लग जाता था। उस कमरे में कभी कभी रात को आवाजें आती थी। नौकर दूर से सुनते थे और दुआ पढ़ते थे। 23 साल की उम्र में भवानी ने प्रयोग शुरू किए। किताब की विधि के अनुसार पहले जानवरों पर उसने बकरियां मंगवाई, 20 बकरियां एक कमरे में, और उन बकरियों का खून एक पत्थर की सतह पर इकट्ठा किया। फिर उसने किताब में लिखी विधि की। कुछ हुआ नहीं, लेकिन भवानी ने एक बात नोटिस की। उस कमरे में उस खून के पास बैठने से एक अजीब सी शांति मिलती थी, एक ताकत का एहसास, जैसे वो खून उसके शाह, जैसे वो खून उसके शरीर में समा रहा हो। फिर उसने बड़े जानवर लिए, घोड़े, फिर इंसान। पहला इंसान एक भगोड़ा कैदी था, जिसे भवानी के आदमियों ने जंगल में पकड़ा था। भवानी ने उसे तहखाने में रखा और एक रात उसने किताब की विधि की। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह भवानी तहखाने से निकला। उसके कपड़े खून से भरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक संतोष, जैसे कोई बहुत भूखा इंसान बरसों बाद ठीक से खाना खाए। कैदी का शरीर कभी नहीं मिला। 1887, भवानी 40 साल का था। उसने फैसला किया, उसे एक स्थायी जगह चाहिए, एक ऐसी जगह जो उसकी हो, सिर्फ उसकी, जहां वो अपना काम कर सके बिना रोक टोक। उसने जंगल में जमीन खरीदी और वहां एक हवेली बनवाई, काली घाट हवेली। लेकिन यह हवेली सिर्फ रहने के लिए नहीं थी। इसका हर कमरा, हर दीवार, हर फर्श एक मकसद से बना था। वास्तुकार मिर्जा अब्दुल करीम को भवानी ने खुद बुलाया था। करीम ने हवेली के नक्शे देखे और 3 दिन बाद भवानी के पास आया। ठाकुर साहब, ये नक्शा ये सही नहीं है। क्यों? ये तहखाना, इसकी दीवारें इस तरह नहीं बनती। ये जो कमरे हैं, इनमें खिड़की नहीं है, रोशनी नहीं आएगी। और ये वेदी वाला कमरा, ये बनाओ, भवानी ने कहा। लेकिन ठाकुर साहब, भवानी ने उसकी तरफ देखा। करीम चुप हो गया। हवेली 3 साल में बनी और उसके बनने के तुरंत बाद मिर्जा अब्दुल करीम लापता हो गया। उसके घर में उसकी पत्नी और 3 बच्चे अकेले रह गए। उन्होंने कभी नहीं जाना करीम कहाँ गया। हम जानते हैं, वो पहला था हवेली की नींव में। 1887 से 1923 तक 36 साल। उन 36 सालों में कालीघाट हवेली ने क्या देखा, वो सुनकर आपका जी मिचलाएगा। लेकिन हम सुनाएंगे, क्योंकि यही सच है। भवानी का पहला मेहमान एक राहगीर था, नाम धनीराम। वो रामगढ़ से किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में जंगल पड़ता था। भवानी के आदमियों ने उसे रोका। ठाकुर साहब बुला रहे हैं। धनीराम डरा, लेकिन ठाकुर का हुक्म था, वो गया। हवेली में घुसते ही उसे महसूस हुआ ये जगह ठीक नहीं है। दीवारें बहुत मोटी थी, आवाजें बाहर नहीं जाती। भवानी ने उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर तहखाने में ले गया। धनीराम के साथ क्या हुआ यह हम विस्तार से बताते हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है। ठाकुर सिर्फ मारता नहीं था, वो काम करता था। तहखाने की वेदी पर धनीराम को लिटाया गया। भवानी ने किताब खोली, एक धारदार औजार उठाया, पुराना, हड्डी की मूठ वाला, और उसने धनीराम के पेट में एक सीधा चीरा लगाया। धनीराम चीखा। भवानी ने उसे चीखने दिया। वो चीखे वेदी को चाहिए थी। फिर भवानी ने वो किया जो किताब में लिखा था। धनीराम का खून वेदी पर बहाया, लेकिन धनीराम को तुरंत मारा नहीं, उसे जिंदा रखा घंटों, क्योंकि किताब में लिखा था मरते हुए इंसान का दर्द सबसे शुद्ध ऊर्जा है। उस रात वेदी में कुछ बदला।
पत्थर गर्म हो गया और उस पत्थर से एक रोशनी निकली, काली रोशनी। अगर काली रोशनी होती है, भवानी ने महसूस किया, उसके हाथ की एक पुरानी चोट ठीक हो गई। उसी रात वो समझ गया, ये काम करता है। अगले 36 सालों में भवानी ने अपने तरीके सुधारने पर काम किया। वो सिर्फ चाकू नहीं चलाता था, उसके पास औजार थे। पहला औजार नक्खा, हड्डी से बना, 6 इंच लंबा, एक तरफ से नुकीला, दूसरी तरफ से घुमावदार। इसे वो उंगलियों के बीच पहनता था और इससे वो त्वचा छीलता था, धीरे धीरे, बिना मारे, ताकि दर्द लंबे समय तक चले। दूसरा औजार काटी, एक पतला लंबा ब्लेड, इतना पतला कि जब वो शरीर में घुसता था तो बाहर से दिखता नहीं था, लेकिन अंदर से हर अंग को छूता हुआ गुजरता था। तीसरा औजार जलाकर, एक लोहे की छड़ी, जिसे भट्टी में गर्म किया जाता था। और फिर दोस्तों, हम यहां रुकते हैं। इन औजारों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि आप समझे, भवानी कोई साधारण हत्यारा नहीं था। वो एक कारीगर था अपने काम में। 36 सालों में सैकड़ों लोग आए, लेकिन 5 ऐसे थे जिनकी कहानी अलग थी। पहला, नवाब ज़हीरुद्दीन 1819। एक नवाब, रईस, ताकतवर। वो रामगढ़ आया था व्यापार के लिए। भवानी ने उसे रात के खाने पर बुलाया। नवाब खुशी खुशी गया। उसके साथ 2 अंगरक्षक भी थे। अगले दिन सुबह नवाब के काफिले ने इंतजार किया, दोपहर तक, शाम तक। रात को एक अंगरक्षक हवेली में घुसा। उसने दरवाजा खोला, हॉल में घुसा, और जो उसने देखा वो वापस भागा। इतना भागा कि गिरा, उठा, फिर भागा। वो कभी नहीं रुका। जब उसे पकड़ा गया, वो सिर्फ एक ही बात कह रहा था। तीनों टुकड़ों में थे, सफाई से, जैसे कोई कसाब ने काटा हो। नवाब और दूसरे अंगरक्षक के शरीर के टुकड़े वेदी के चारों तरफ करीने से रखे हुए, जैसे कोई प्रदर्शनी हो। दूसरी, रूपमती 1898, एक नौजवान औरत, रामगढ़ की रहने वाली। वो जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी। रास्ता भटकी, हवेली पहुंची। रूपमती के घर वाले उसका इंतजार करते रहे। 1 महीने बाद एक शिकारी को जंगल में कुछ मिला, रूपमती के कपड़े और उसके बाल, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। बाद में, बहुत बाद में, जब 1923 में पुलिस ने तहखाने की जांच की, उन्हें एक छोटा बक्सा मिला, लकड़ी का। उसके अंदर बाल, सैकड़ों लोगों के। तीसरा, ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हारग्रोव, 1905। कैप्टन जेम्स हारग्रोव, ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। वो रामगढ़ के नए कलेक्टर थे। उन्होंने भवानी के बारे में सुना था। लापता लोगों की शिकायतें थीं। उन्होंने जांच शुरू की। एक दिन उन्हें एक अनजान पत्र मिला, काली घाट है, काली घाट हवेली जाइए, अकेले। कैप्टन हारग्रोव ने पत्र को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने एक सिपाही के साथ हवेली का दौरा किया। भवानी ने उनका स्वागत किया, चाय पिलाई, बातें की। कैप्टन हारग्रोव को कुछ संदिग्ध नहीं लगा। वो लौट गए। 2 हफ्ते बाद कैप्टन हारग्रोव को एक पैकेट मिला। किसी ने उनके दफ्तर के बाहर रख दिया था। उन्होंने खोला। अंदर एक उंगली थी और एक चिट्ठी। ये आपके सिपाही की है। अगर आगे जांच की तो अगला पैकेट आपके घर आएगा। कैप्टन हारग्रोव ने जांच बंद कर दी। उसी हफ्ते उन्होंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। वो रामगढ़ से चले गए। चौथा, पागल खाने का मरीज, 1912। रामगढ़ में एक छोटा पागल खाना था। वहां एक मरीज था, मोहन। वो सालों से वहां था। पागल खाने के लोग उसे पागल मोहन कहते थे। मोहन हर रात चिल्लाता था, एक ही बात, हवेली, हवेली, दरवाजा बंद रखो, दरवाजा बंद रखो। 1912 में एक रात पागल खाने के गार्ड ने देखा, मोहन के कमरे का दरवाजा खुला था। वो गया,
मोहन नहीं था। खिड़की खुली थी। मोहन कभी नहीं मिला। लेकिन 1923 में जब पुलिस ने हवेली की तहखाने की जांच की, वहां एक कंकाल मिला जिसकी हड्डियां किसी ने बहुत सावधानी से एक एक करके निकाली थी, जैसे किसी ने पूरा ढांचा अलग कर दिया हो। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था, ऐसा प्रतीत होता था कि इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित जीवित था। पांचवां, वो जिसका नाम नहीं था। 1920, 3 साल पहले भवानी की गिरफ्तारी से एक आदमी हवेली में आया। कोई नहीं जानता वो कौन था, लेकिन वो आदमी भाग निकला। वो रामगढ़ पहुंचा, धूल में लिपटा, खून में सना, बाजार में पहुंचकर गिरा। लोग इकट्ठा हुए। उसने एक ही बात कही, उसने मुझे देखने दिया, उसने जानबूझकर मुझे जाने दिया। वो चाहता था कि कोई जाने, वो चाहता है कि लोग डरे। फिर उसने ऊपर देखा, हांफते हुए, और कहा, वो पूरा हो गया है, वो अब इंसान नहीं रहा और मर गया। जहर था उसके शरीर में, धीमा जहर जो उसे हवेली में ही दिया गया था, ताकि वो रामगढ़ तक पहुंचे, बात करे और मरे। 1923, ब्रिटिश पुलिस का एक दल इंस्पेक्टर विलियम फोर्ड के नेतृत्व में 12 पुलिस वाले कालीघाट हवेली, वो रात 11 बजे पहुंचे। हवेली में रोशनी थी, दरवाजा खुला था। इंस्पेक्टर फोर्ड ने आदेश दिया, 4-4 की टोलियां। पहली टोली हॉल में गई, दूसरी मंजिल पर, तीसरी तहखाने की तरफ। तहखाने की टोली 4 पुलिस वाले, कांस्टेबल राम प्रसाद उनमें था। तहखाने की सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें गंध आई। वो गंध पुराने खून की और कुछ और जलती हुई किसी चीज की। पहला कमरा खाली, दूसरा कमरा हड्डियां। कांस्टेबल राम प्रसाद ने गिनी, 17 कंकाल। तीसरा कमरा वेदी। वेदी पर कोई था, भवानी, 76 साल का, लेकिन उसका चेहरा वो 76 साल का नहीं लग रहा था। उसका चेहरा 40 साल का लग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, एक अजीब पीली चमक। ठाकुर भवानी प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर फोर्ड ने कहा। भवानी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। आखिरकार आप गिरफ्तार हैं। भवानी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। गिरफ्तार? हां। मुझे? हां। भवानी उठा, धीरे धीरे। उसके हाथ में कुछ नहीं था, और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। कांस्टेबल राम प्रसाद ने बाद में, जब वो पागल खाने में था, लिखा था। वो एक कदम आगे बढ़ा और हमारे 2 आदमी बिना किसी को छुए दीवार से टकराकर गिर गए, जैसे किसी ने उन्हें धकेला हो। लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया था, 1 इंच भी नहीं। इंस्पेक्टर फोर्ड ने गोली चलाई, सीधी भवानी के सीने में। भवानी ने नीचे देखा, गोली का घाव, खून। उसने उंगली घाव पर रखी, खून उठाया, चाटा और हंसा। भागो! इंस्पेक्टर फोर्ड चिल्लाया, लेकिन भागना उतना आसान नहीं था। उस रात तहखाने में क्या हुआ, कांस्टेबल राम प्रसाद की डायरी में लिखा है, लेकिन वो डायरी आज भी सील्ड है, ब्रिटिश नेशनल आर्काइव्स में, क्लासिफाइड, नॉट फॉर पब्लिक रिलीज। क्यों? क्योंकि जो उसमें लिखा है वो पढ़कर लोग पागल हो सकते हैं। जो हम जानते हैं वो ये है, 12 पुलिस वाले गए थे, 5 वापस आए, बाकी 7 कभी नहीं मिले। और भवानी, उसका कमरा खाली था, कपड़े तहाए हुए, खिड़की खुली। लेकिन एक चीज और थी जो इंस्पेक्टर फोर्ड ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं लिखी, जो सिर्फ उसकी पर्सनल डायरी में थी। और वो डायरी उसके मरने के बाद उसके बेटे को मिली। उसमें लिखा था, भवानी गायब नहीं हुआ, वो गया नहीं, वो बदला। मैंने देखा, वो उस वेदी के पास खड़ा था और वो सिकुड़ा, पिघला, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। लेकिन मोम नहीं था वहां, बस अंधेरा बचा।
और वो अंधेरा हवेली की दीवारों में समा गया। भवानी मरा नहीं, वो हवेली बन गया। दोस्तों, अब हम आपको 3 अलग-अलग कहानियां सुनाएंगे। 3 अलग-अलग समय की, 3 अलग-अलग लोगों की, जो कालीघाट हवेली गए और जो वापस नहीं आए, या जो आए वो इंसान नहीं थे। 1947, आजादी का साल। देश बदल रहा था। लोग नई उम्मीदों के साथ जी रहे थे। पाठक परिवार। पिता शंकरलाल पाठक, उम्र 45, स्कूल शिक्षक। मां सुमित्रा, उम्र 40। बड़ा बेटा दिनेश, उम्र 18। छोटी बेटी गायत्री, उम्र 12। शंकरलाल को सस्ती जमीन चाहिए थी। किसी ने बताया कालीघाट के पास जंगल में एक हवेली है, सरकारी, सील, लेकिन अगर कोई रहने जाए तो कोई नहीं रोकता। शंकरलाल को यह सुनकर खुशी हुई। सुमित्रा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पाठक परिवार कालीघाट हवेली में आया। अगस्त का महीना। बारिश हो रही थी। पहले दिन सब ठीक था। दूसरा दिन गायत्री ने कुछ कहा। पापा, रात को कोई घूमता है। नींद में सपना देखा होगा। नहीं पापा, मैंने देखा, बहुत लंबा था और उसके पास चेहरा नहीं था। शंकरलाल ने उसे चुप कराया। तीसरी रात दिनेश की नींद खुली। रात के 2 बजे। कमरे में ठंड थी, बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, खामोशी थी। और फिर उसने सुना एक आवाज, नीचे से, तहखाने से, एक खरोंचने की आवाज, धीमी, लयबद्ध, जैसे कोई नाखूनों से पत्थर खरोंच रहा हो। दिनेश उठा। गलती की। उसने लालटेन उठाई, सीढ़ियां उतरा, हॉल में आया। फर्श में वो रिंग, वो तहखाने का दरवाजा। उसने रिंग खींची, दरवाजा खुला। नीचे से ठंडी हवा और वो गंध। दिनेश नीचे उतरा। पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। वेदी पर कोई नहीं था, लेकिन वेदी गर्म थी, अभी अभी इस्तेमाल की गई हो जैसे। दिनेश ने वेदी को छुआ और उसी वक्त पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। दिनेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ऊपर हवेली में सुमित्रा की नींद खुली। उसने देखा दिनेश का बिस्तर खाली था। दिनेश? कोई जवाब नहीं। वो उठी, हॉल में आई। फर्श में खुला दरवाजा। दिनेश? नीचे से एक आवाज आई, दिनेश की आवाज, मां, नीचे आओ। लेकिन वो आवाज दिनेश की नहीं थी। सुमित्रा मां थी। मां अपने बच्चे की आवाज पहचानती है। वो रुकी। दिनेश, तू ठीक है? हां मां, बस आओ। वो आवाज, उसमें कुछ था। दिनेश के शब्द, लेकिन दिनेश की सांस नहीं, दिनेश की गर्माहट नहीं। सुमित्रा पीछे हटी, गायत्री के कमरे में गई। बेटा उठ, जल्दी। मां, क्या हुआ? चल। वो दोनों शंकरलाल के पास गई। शंकर, उठो, जाना है। शंकरलाल उठे। क्या हुआ? दिनेश? और तभी हॉल से एक आवाज आई। दिनेश? वो हॉल में खड़ा था। मां, वो दिनेश था। उसका चेहरा, उसके कपड़े, लेकिन उसकी आंखें सफेद। दिनेश? दिनेश आगे बढ़े। शंकर, रुको। सुमित्रा ने उनका हाथ पकड़ा। अरे, दिनेश है। नहीं। दिनेश मुस्कुराया। मां सही कह रही है। उसकी आवाज, लेकिन उसके मुंह से जो बोला जा रहा था, वो शब्द दिनेश के नहीं थे। वो उससे पुराने थे, बहुत पुराने। तुम्हारे घर में अब मैं भी हूं। अगले 3 महीने पाठक परिवार ने वो 3 महीने कालीघाट हवेली में बिताए। वो निकल क्यों नहीं गए? क्योंकि वो निकल नहीं सकते थे। पहले हफ्ते में दरवाजे बंद हो गए। सब दरवाजे, खिड़कियां, बाहर का रास्ता। दूसरे हफ्ते में दिनेश ने खाना बंद कर दिया, पानी बंद। वो बस बैठा रहता था और देखता रहता था। तीसरे हफ्ते में गायत्री बीमार पड़ी, तेज बुखार। उसे सपने आने लगे। वही सपने, एक लंबा गलियारा, बिना चेहरे वाला आदमी और वेदी। शंकरलाल पागल हो रहे थे।
वो हवेली की दीवारों से टकराते रहते। निकलना है, निकलना है। चौथे हफ्ते में एक रात सुमित्रा जागती रही सुबह तक, और जब भोर हुई उसने गायत्री के कमरे में झांका। गायत्री सो रही थी, ठीक लग रही थी। शंकरलाल के कमरे में झांका, वो भी सो रहे थे। दिनेश के कमरे में झांका, दिनेश नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ उसके कपड़े थे, कपड़े बिल्कुल साफ, तहाए हुए जैसे 1923 में भवानी के थे। अगले दिन से हवेली के दरवाजे खुलने लगे, जैसे एक काम पूरा हो गया हो। 3 महीने बाद पाठक परिवार के 3 सदस्य निकले, सुमित्रा, शंकरलाल, गायत्री। दिनेश कहाँ था? बाद में, बहुत बाद में, जब एक खोजी पत्रकार ने 1970 में इस परिवार को ढूंढा, तब एक बूढ़ी औरत मिली, गायत्री, अब बुजुर्ग। उसने कहा, दिनेश भाई गए नहीं, वो अभी भी वहां है, हवेली में। लेकिन वो दिनेश भाई नहीं है, वो उसका हिस्सा बन गए, जैसे ठाकुर हवेली का हिस्सा बना था। दिनेश भाई हवेली की एक आवाज बन गए। पत्रकार ने पूछा, क्या आप वापस जाना चाहती हैं? गायत्री ने उसे देखा। क्यों जाऊंगी? अपने भाई को वापस लाने? गायत्री चुप रही, फिर बोली, जो एक बार उसमें समा जाता है वो वापस नहीं आता, और जो वापस आता दिखता है वो नहीं होता। 1978 बॉलीवुड का गोल्डन एरा। एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी किरण फिल्म्स एक हॉरर फिल्म बना रही थी, हवेली का रहस्य। डायरेक्टर राकेश मेहरा, उम्र 34, महत्वाकांक्षी। लीड एक्टर विजय कपूर, उम्र 28, लीड एक्ट्रेस नलिनी देवी। कैमरामैन सलीम खान, उम्र 30। प्रोडक्शन असिस्टेंट रघु, उम्र 22। स्पॉट बॉय छोटू, उम्र 17। राकेश मेहरा को कोई असली डरावनी जगह चाहिए थी। किसी ने बताया, काली घाट हवेली। राकेश ने सोचा, परफेक्ट। वो 12 लोगों की टीम लेकर गया। पहले दिन सुबह शूटिंग। हवेली बाहर से कैमरे में शानदार लग रही थी। राकेश खुश था, ये तो बिल्कुल रियल हॉरर लग रही है। सलीम ने कैमरा घुमाया। वो डेली रशेस देखने बैठे, और तब फुटेज में हवेली के ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक चेहरा था, धुंधला लेकिन था। ये कौन था? राकेश ने पूछा। हम तो नीचे थे सब, सलीम ने कहा। कोई होगा, शूटिंग देखने आया होगा। जंगल में? इस हवेली में? राकेश ने नजरअंदाज किया। दूसरे दिन इंटीरियर शूटिंग हॉल में। विजय कपूर एक सीन कर रहा था, एक फेक डरावना सीन। वो हॉल में चल रहा था, कैमरा उसे फॉलो कर रहा था। सीन के बीच में विजय रुका। ये क्या है? क्या हुआ? राकेश ने पूछा। ये गंध। ये क्या गंध है? पुरानी इमारत है। नहीं, ये दाव। विजय ने मुंह बंद किया। शूटिंग जारी रही। रात को टीम हवेली के बाहर तंबू में सोई। रघु, प्रोडक्शन असिस्टेंट, रात को उठा, पेशाब के लिए जंगल की तरफ गया, वापस नहीं आया। सुबह रघु नहीं था। टीम ने ढूंढा। आधे घंटे बाद हवेली की छत पर कुछ मिला। रघु की जैकेट। उसके अंदर रघु नहीं था, जैकेट के अंदर रघु का खून था। सिर्फ भागते हैं, नलिनी चिल्लाई। पुलिस को बुलाते हैं, राकेश ने कहा। नहीं, सलीम ने कहा। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, सलीम ने उंगली से गाड़ियों की तरफ इशारा किया। सभी गाड़ियां, 4 गाड़ियां, चारों के टायर काटे हुए, और टायरों के पास खून के निशान, पंजे के निशान, बड़े, इंसान के नहीं। अब क्या करे? छोटू कांप रहा था। राकेश ने एक फैसला किया, गलत फैसला। हवेली में चलते हैं, वहां दरवाजे हैं, बंद कर सकते हैं। वो हवेली में गए। 12 लोग, रघु के बिना। 11, हवेली में पहली मंजिल, सब एक कमरे में बंद। रात के 9 बजे बाहर से एक आवाज आई, रघु की आवाज। मुझे अंदर आने दो, मैं यहां हूं। रघु,
एक स्पॉट बॉय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। नलिनी ने रोका, नहीं, बाहर रघु नहीं है। लेकिन वो आवाज रघु की नहीं है। आवाज बंद हो गई। 10 बजे कमरे का एक स्पॉट बॉय मनोज ने कहा, मुझे पानी चाहिए, बाहर जाता हूं। नहीं, राकेश ने कहा, बस 1 मिनट। नहीं, मनोज बैठ गया। 11 बजे मनोज फिर उठा, यार बस पानी। सब सो रहे थे, सलीम जाग रहा था। मनोज बैठ, बस 1 मिनट। मनोज, लेकिन मनोज दरवाजा खोल चुका था और बाहर जा चुका था। सलीम उठा, दरवाजे तक गया, बाहर झांका, गलियारा खाली, मनोज नहीं था। राकेश, सलीम ने जगाया। राकेश उठा, मनोज गया। कहाँ गया? बाहर। क्यों? पानी के लिए। राकेश ने माथे पर हाथ मारा। 10 मिनट बाद गलियारे से एक आवाज आई। नहीं, आवाज नहीं, एक चीख, और फिर खामोशी। वो चीख 2 सेकंड की थी, और उन 2 सेकंड में जो था वो किसी ने नहीं सुना होगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो दर्द की चीख नहीं थी, वो कुछ और थी। वो उस इंसान की चीख थी जिसने एक पल में समझ लिया हो कि उसके लिए सब खत्म हो गया। रात भर एक एक करके जो भी कमरे से निकला वापस नहीं आया। भोर तक सिर्फ 3 बचे थे, राकेश, सलीम, नलिनी। भोर की पहली रोशनी। राकेश ने खिड़की से झांका, बाहर उजाला हो रहा था। भागते हैं, उसने कहा। गाड़ियां खराब है, सलीम ने कहा। पैदल? जंगल में? हाँ। नलिनी ने कुछ नहीं कहा, वो खिड़की से बाहर देख रही थी। नलिनी, राकेश ने कहा। नलिनी ने जवाब नहीं दिया। नलिनी, नलिनी मुड़ी, उसकी आंखें सफेद। नहीं। राकेश पीछे हटा। नलिनी, सलीम, नलिनी, जो अब नलिनी नहीं थी, आगे बढ़ी। राकेश दरवाजे की तरफ भागा, सलीम उसके साथ। दरवाजा खोला, भागे, सीढ़ियां, ऊपर, तीसरी मंजिल, छत, सुबह की हवा, नीचे जंगल। कूदते हैं। राकेश ने नीचे देखा, 3 मंजिल है, पैर टूटेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। नलिनी की आवाज, कहाँ जाओगे? पीछे मुड़े। नलिनी सीढ़ियों के मुहाने पर खड़ी, और उसके पीछे वो आकृति, लंबी, पतली, बिना चेहरे वाली। राकेश ने सलीम की तरफ देखा, सलीम ने राकेश की तरफ देखा। कूदो, सलीम ने कहा। राकेश कूदा, नीचे, जमीन पर। दोनों पैर टूटे, लेकिन वो जिंदा था। घिसटते हुए जंगल में गया, रामगढ़ पहुंचा। 3 दिन बाद सलीम ने कूदने से पहले एक काम किया। उसने अपना कैमरा छत की दीवार पर रख दिया, चालू करके। वो कैमरा बाद में मिला, उसमें रिकॉर्डिंग थी, सलीम का कूदना। लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ और भी था, जो सलीम को रिकॉर्ड करने के बाद कैमरे ने रिकॉर्ड किया। वो आकृति सीधे कैमरे के सामने, और उसके पास कुछ था। बाद में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया। उन्होंने बताया, उस आकृति के पास जो था वो सलीम था, या जो सलीम बचा था, जो 1 मिनट में बचा था। वो रिकॉर्डिंग आज भी है किसी के पास, कोई नहीं जानता किसके पास। 2003, आरव शर्मा, उम्र 27, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, दिल्ली का। आरव एक बड़ी स्टोरी के पीछे था, कालीघाट हवेली। उसने रिसर्च किया था, 1887 से अब तक लापता लोगों की लिस्ट बनाई थी, पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढे थे। वो अकेला गया, कैमरा, रिकॉर्डर, लैपटॉप और एक सैटेलाइट फोन। वो तैयार था। पहला दिन, हवेली के बाहर, कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग। यह है कालीघाट हवेली, 1888 में बनी। इसके बाद से रात को उसने हवेली के बाहर टेंट लगाया, अंदर नहीं गया, समझदार था। दूसरा दिन, अंदर गया, दिन में पहली मंजिल, नोट्स लिए, फोटोज खींचे, और शाम होने से पहले बाहर निकला। तीसरा दिन, दूसरी मंजिल, हरिनारायण का कमरा। वहां कुछ था, एक डायरी, पुरानी,
आरव ने उसे उठाया, खोला, पढ़ने लगा। वो हरिनारायण की डायरी थी। उसमें लिखा था, मैं यहां आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए 1993 में, 10 साल पहले। मैं भी जर्नलिस्ट था। मैं भी यही सोचता था जो तुम सोच रहे हो। लेकिन मैं एक गलती कर गया। मैंने तहखाने में एक पत्थर उठाया, एक छोटा सा पत्थर, वेदी के पास पड़ा था, और उसी रात से वो मेरे पास है। वो मुझे जाने नहीं देता। जब भी मैं निकलने की कोशिश करता हूं, मेरे जो भी जानने वाले होते हैं वो मरने लगते हैं। पहले मेरी मां, फिर भाई, फिर दोस्त। मैं यहां रहता हूं ताकि वो यही रहे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तहखाने में मत जाओ, कुछ मत छुओ, और अगर जाओ भी तो कुछ लेकर मत आओ। आरव ने डायरी बंद की। वो बाहर निकला, सैटेलाइट फोन उठाया, एडिटर को कॉल किया। यार, मैं वापस आ रहा हूं, स्टोरी छोड़ रहा हूं। क्यों? बस। उसने टेंट उठाया, गाड़ी में बैठा, स्टार्ट किया, और तब उसने महसूस किया उसकी जैकेट की जेब में कुछ था। उसने जेब में हाथ डाला, एक पत्थर, छोटा, चिकना, काला। आरव रुका। ये कैसे? उसे याद नहीं था उसने कोई पत्थर उठाया था। उसने पत्थर बाहर फेंका, गाड़ी स्टार्ट की, रामगढ़ पहुंचा। अगले दिन दिल्ली वापस। 2 हफ्ते बाद उसके एडिटर को हार्ट अटैक आया, मर गया। आरव ने सोचा इत्तेफाक होगा। 1 महीने बाद उसका रूममेट सुबह उठा नहीं। आरव ने सोचा इत्तेफाक होगा। 2 महीने बाद उसकी मां। आरव के दिल में कुछ हुआ। उसे हरिनारायण की डायरी याद आई। पहले मेरी मां। आरव ने सब कुछ छोड़ा, वापस गया कालीघाट, हवेली के बाहर खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं आ गया, लो मुझे, लेकिन बाकियों को छोड़ दो। खामोशी। फिर हवेली का दरवाजा खुला, धीरे धीरे। आरव ने एक गहरी सांस ली और अंदर गया। आरव शर्मा कभी नहीं मिला। उसके घर वाले आज भी ढूंढते हैं। दोस्तों, पहली कहानी में हमने 5 दोस्तों की स्टोरी सुनाई थी, लेकिन एक बात थी जो हमने नहीं बताई। वो जो सबसे पहले हुआ, जब वो 5 हवेली में दाखिल हुए। उससे पहले, याद है वो पेट्रोल पंप वाला बुजुर्ग जिसने उन्हें रोका था? उस बुजुर्ग का नाम रामदीन। जब विक्रम की गाड़ी चली गई, रामदीन खड़ा रहा, देखता रहा। उस रात उसने अपने बेटे को कॉल किया, बेटा, आज 5 बच्चे गए हैं कालीघाट। तो मुझे डर है। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। रामदीन ने फोन रखा और अपनी दुकान बंद करने लगा। तभी एक कार आई, रुकी। अंदर से एक आदमी निकला, काले कपड़े, लंबा, पेट्रोल। रामदीन ने देखा उस आदमी का चेहरा, और रामदीन का दिल डूब गया। वो चेहरा, वो आंखें। रामदीन ने अपने जीवन में एक बार पहले ये आंखें देखी थी, 1973 में, जब वो बच्चा था और उसके पिता उसे एक बूढ़े के पास ले गए थे। उस बूढ़े की आंखें, सफेद, पेट्रोल। वो आदमी फिर बोला। रामदीन ने कांपते हाथों से पेट्रोल भरा। वो आदमी गाड़ी में बैठा और उसी रास्ते पर चला गया, जिस रास्ते पर विक्रम की गाड़ी। रामदीन समझ गया। उसने दुकान बंद की, घर गया और पूरी रात दुआ पढ़ता रहा। जब 5 हवेली में दाखिल हुए, हमने पहली स्टोरी में बताया था, पेंटिंग्स के चेहरे मिटे हुए थे, लेकिन एक और चीज थी जो प्रिया ने देखी थी और जो उसने किसी को नहीं बताई। हॉल की एक दीवार पर पत्थर में नाखूनों से खरोचे हुए नाम, दर्जनों नाम। धनीराम, रूपमती, करीम, दिनेश, रघु, मनोज, आरव, और भी बहुत सारे। और उन नामों के नीचे एक नया नाम ताजा खरोंचा हुआ। प्रिया ने पढ़ा। प्रिया, उसका अपना नाम। प्रिया ने डायरी निकाली और लिखा, मैं यहां हूं, मुझे पता है, तैयार हो। पहली स्टोरी में हमने बताया था रोहन वॉशरूम गया और गायब हो गया। सच ये है, रोहन को ले जाया गया। धीरे धीरे रोहन वॉशरूम में था,
तभी दर्पण में रोहन ने खुद को देखा, लेकिन दर्पण में जो था वो रोहन नहीं था। वो रोहन की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखें सफेद। तुम मेरे जैसे दिखते हो, रोहन ने कांपते हुए कहा। दर्पण वाले ने मुस्कुराया। मैं तुम हो? नहीं, नहीं, तो आओ देखते हैं। दर्पण के अंदर से एक हाथ निकला। रोहन चिल्लाया, लेकिन दीवारें मोटी थी, आवाज बाहर नहीं गई। वो हाथ रोहन के गले पर, और फिर रोहन का शरीर, खिड़की से बाहर, नीचे। वो आकृति जो दर्पण में थी अब बाहर थी, रोहन को खींच रही थी। जंगल में रोहन होश में था। उसने महसूस किया उसका शरीर मूव नहीं कर रहा था, लेकिन वो सब देख सकता था, सब सुन सकता था। वो शरीर के अंदर कैद था, जबकि बाहर कोई और था। विक्रम तहखाने में था, वेदी के पास। उसने चाकू उठाया, लेकिन तभी वेदी के पत्थर में कुछ हुआ। पत्थर में एक चेहरा उभरा, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। विक्रम पीछे हटा। वो चेहरा एक बूढ़ा चेहरा, झुर्रिया, लेकिन आंखें तेज, जवान, भूखी, भवानी। बच्चे, पत्थर से आवाज आई। विक्रम जमा रहा। तुम पत्थर में हो? पत्थर में, हवेली में, इस जमीन में, इस हवा में, मैं हर जगह हूं। तुम्हें नष्ट किया जा सकता है। नष्ट? एक ठंडी हंसी। सैकड़ों साल से कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां हूं। प्रिया, हां, एक आत्मा चाहिए। तुम्हारी दोस्त ने सही सुना। क्यों? क्यों चाहिए? क्योंकि वो आवाज और गहरी हुई। मुझे इस हवेली से बाहर जाना है, और इसके लिए एक क्लीन सोल चाहिए, एक जो खुद से आए। और प्रिया के जाने के बाद तुम बाहर जाओगे? नहीं, प्रिया मुझे यहां रोकेगी। वो मेरे लिए एक लॉक है। विक्रम ने सोचा, झूठ बोल रहे हो। चेहरा, मुस्कुराहट। शायद। भाग 4.5। आयशा और समीर के साथ जो हुआ। जब वो आकृति छत पर थी और समीर को खरोंचे आई, समीर के कंधे पर वो खरोंचे। लेकिन वो सिर्फ खरोंचे नहीं थी। बाद में रामगढ़ के डॉक्टर ने जब उन्हें देखा, उन्होंने एक अजीब बात कही। ये खरोंचे किसी इंसान की नहीं है। मतलब ये नाखूनों के निशान नहीं है। ये किसी ऐसी चीज के निशान है जो नुकीली थी, जैसे हड्डी, लेकिन बहुत पतली हड्डी। समीर ने डॉक्टर को देखा। हड्डी? हां, जैसे किसी ने अपनी हड्डियां नोकीली कर ली हो। समीर ने डॉक्टर को देखा। हड्डी? हां, जैसे किसी ने अपनी हड्डियां नोकीली कर ली हो। समीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात जब समीर सो रहा था, उसे एक सपना आया। वो तहखाने में था, वेदी के पास, और वेदी पर कोई लेटा था। वो खुद था, और उसके ऊपर खड़ा था एक लंबा, पतला आदमी, जिसके हाथ उसकी अपनी उंगलियां, लेकिन हड्डियां बाहर निकली हुई, नुकीली। समीर की नींद खुली। रात के 2 बजे। वो चिल्लाया, और फिर उसने देखा अपने कंधे की खरोंचे ताजी थी, खून आ रहा था। सपने में भी वो था काली घाट हवेली में, पहली मंजिल पर। 5 कमरे थे, सबको पता था, लेकिन एक छठा कमरा था जो नक्शे में नहीं था। उसे ढूंढा था कांस्टेबल राम प्रसाद ने 1923 की उस रात। वो गलियारे के आखिर में था, एक दीवार में, एक दरवाजा जो बाहर से देखने पर दीवार लगता था। राम प्रसाद ने वो दीवार छुई और उसे महसूस हुआ ये दीवार गर्म है। उसने हाथ से ढूंढा, एक जोड़, एक कगार, धक्का दिया, दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा कमरा, लेकिन उस कमरे में जो था, दीवारों पर चित्र, हजारों चित्र, खून से बने। चित्र किनके थे? इंसानों के। हर चित्र में एक इंसान था, और हर इंसान के ऊपर एक डेट। धनीराम 1887, करीम 1887, रूपमती
1898। सैकड़ों चित्र, सैकड़ों नाम, सैकड़ों डेट्स। ये भवानी का रिकॉर्ड था, उसका लॉगबुक। और उस कमरे के बीच में एक कुर्सी, उस कुर्सी पर एक किताब खुली, मृत्युंजय पद्धति। और उस किताब के उस पन्ने पर जो खुला था, लिखा था, जब तुम यहां तक पहुंच गए तो अब तुम मेरे हो। राम प्रसाद ने किताब बंद की और कमरे से निकलने की कोशिश की। दरवाजा बंद था। वो उस कमरे में 4 घंटे रहा। जब दरवाजा खुला और बाकी पुलिस वाले उसे मिले, राम प्रसाद ने सिर्फ एक बात कही, मैंने उसे देखा। उसे भवानी को। वो कमरे में था, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो रोशनी था, काली रोशनी। राम प्रसाद के बाकी बयान पागल खाने में दर्ज हुए। हम सब ने सुना, तहखाने में वेदी है, लेकिन वेदी के नीचे एक और तहखाना था, जमीन में। और नीचे उसे ढूंढा था आरव शर्मा ने। 2003 में जब वो वापस गया था, उसने एक डायरी एंट्री लिखी जो उसके घर में मिली। उसके लापता होने के बाद वेदी के नीचे एक और जगह है। मैंने पत्थर हटाए, सीढ़ियां हैं, और नीचे जो है वो मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूं, वहां आवाजें हैं, बहुत सारी आवाजें। वो सब जो इस हवेली में गए और गायब हुए, उनकी आवाजें। वो मर नहीं गए, वो वहां है, जिंदा। लेकिन जिंदा रहने और जीने में फर्क होता है। वो वहां है, उस अंधेरे में, उस दर्द में, हमेशा के लिए। दिनेश वहां है, रघु वहां है, मनोज वहां है। और अब मैं भी जाऊंगा, क्योंकि उनकी आवाजें मुझे बुला रही हैं। मुझे नहीं जाना, लेकिन मेरे पांव चल रहे हैं। डायरी एंट्री यही खत्म होती है। भाग 5.3। वो कमरा जो तीसरी मंजिल पर था। तीसरी मंजिल, हवेली की सबसे ऊंची मंजिल। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। 1923 में पुलिस ने उसे तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। 1947 में पाठक परिवार के दिनेश ने एक रात उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश की। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसे एक ऐसी ठंड लगी कि वो वापस आ गया। 1978 में फिल्म यूनिट के डायरेक्टर राकेश ने उस दरवाजे को फिल्म करने की कोशिश की। कैमरा लेंस धुंधला हो गया। 2003 में आरव शर्मा वहां गया। उसने डायरी में लिखा, तीसरी मंजिल का वो कमरा, उसके दरवाजे के नीचे से रोशनी आती है, लेकिन हवेली में बिजली नहीं है। ये रोशनी कहां से? वो रोशनी उस कमरे में क्या है, किसी को नहीं पता। क्योंकि जो भी उस दरवाजे तक पहुंचा, वो वापस नहीं आया, या वापस आया लेकिन उस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं बोला कभी। भाग 6.1। विक्रम, आयशा, समीर, रोहन। 5 साल बाद 2024। 5 साल बाद विक्रम। वो उस रात के बाद कभी वैसा नहीं रहा। उसकी हंसी गई, उसका आत्मविश्वास गया। वो एक ऐसा इंसान बन गया जो हर दरवाजा बंद करके सोता था, हर खिड़की, हर रात। उसने एक और आयशा से कहा, मुझे लगता है वो गया नहीं है। कौन? ठाकुर। वो हवेली में नहीं रहा। प्रिया ने उसे रोका था, लेकिन मुझे लगता है वो रोक कमजोर पड़ रही है। विक्रम, मुझे सपने आते हैं, वो हवेली, वो कमरे, और एक आवाज। कैसी आवाज? जल्द आना। आयशा ने उसे गले लगाया, लेकिन आयशा को भी यही सपने आते थे। रोहन ने खाना बंद कर दिया था 3 महीने। फिर धीरे धीरे वापस आया, लेकिन वो रोहन नहीं था। वो कभी कभी बीच में रुक जाता था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, और उसकी आंखें एक पल के लिए सफेद होती थी। उसने किसी को नहीं बताया। समीर ने वीडियो एडिटिंग का काम शुरू किया, हॉरर फिल्म्स बनाने लगा। लोग कहते थे उसकी फिल्म्स बहुत रियलिस्टिक होती हैं, बहुत ज्यादा। एक बार एक प्रोड्यूसर ने कहा,
यार समीर, तेरी फिल्म का वो सीन जहां वो लंबी चीज दिखती है, वो तूने कैसे बनाया? वीएफएक्स टीम कौन सी है? समीर ने कहा, कोई वीएफएक्स नहीं था। मतलब? रियल फुटेज थी। प्रोड्यूसर हंसा। समीर नहीं हंसा। भाग 6.2, वो जो 2024 में हुआ। 2024। एक नई ग्रुप। वो 5 नहीं थे, 7 थे। कॉलेज के स्टूडेंट। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी, कालीघाट हवेली, टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। उनमें से एक ने कहा, चलते हैं दोस्तों, हम यहां रुकते हैं, क्योंकि ये 7 लोगों की स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है। ये स्टोरी अभी हो रही है। 2024, इसी साल। उन 7 में से अभी तक 3 वापस आए हैं। बाकी 4 अभी भी काली घाट में है। वो जो अभी हो रहा है दोस्तों। एक आखिरी बात, जब आप ये सुन रहे हैं, इस वक्त काली घाट हवेली में रोशनी है। तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे में रोशनी है, और उस रोशनी के अंदर कुछ हिल रहा है, बहुत धीरे। वो दरवाजा जो 1887 से बंद है, उसमें एक दरार आ गई है। कांस्टेबल राम प्रसाद की डायरी में आखिरी लाइन थी, जब वो दरवाजा खुलेगा तो बाहर जो आएगा वो ठाकुर नहीं होगा। ठाकुर उसका एक छोटा सा हिस्सा था। असली चीज, असली जो उस वेदी में था, जिसे ठाकुर ने बुलाया था, वो ये नहीं है जो हम सोचते हैं। प्रिया ने जो रोका था, वो रोक, उसकी एक मियाद है, 5 साल। दोस्तों, 2019 में प्रिया ने उसे रोका था। 2024, 5 साल पूरे हो गए। भाग 8.1, मृत्युंजय पद्धति का आखिरी अध्याय। वो किताब, मृत्युंजय पद्धति, उसका आखिरी अध्याय, जो भवानी ने कभी नहीं पढ़ा, या शायद पढ़ा और समझा नहीं। उस अध्याय में लिखा था, जो शक्ति तुम बुला रहे हो वो तुम्हारी नहीं होगी, तुम उसके हो जाओगे। यह वेदी, यह खून, यह दर्द, यह सब उसके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। और जब वो आएगा तो तुम पहले होगे। भवानी ने सोचा था वो उस शक्ति को कंट्रोल करेगा, लेकिन वो शक्ति, उसने भवानी को कंट्रोल किया। भवानी एक टूल था, एक जरिया। असली चीज, वो जो उस वेदी में थी, वो कब से थी, किसी को नहीं पता। भाग 8.2, हरिनारायण की सच्ची स्टोरी। बूढ़ा हरिनारायण, जो हवेली में 30 साल से था, वो जर्नलिस्ट था। 1993 में आया था। लेकिन एक बात और थी जो उसकी डायरी में नहीं थी। हरिनारायण के पिता, वो भी जर्नलिस्ट थे। 1965 में वो भी काली घाट गए थे, और वो भी वापस नहीं आए। हरिनारायण अपने पिता को ढूंढने गया था। उसे पता चला, उसके पिता तहखाने में है। उस आवाजों में, उस अंधेरे में। हरिनारायण ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ, उसके पिता की आवाज आई, बेटे। पिताजी, मैं यहां हूं, आ जाओ। नहीं पिताजी, आप निकलो। नहीं बेटे, तुम आ जाओ। नहीं, एक पल तो ठीक है, मैं नहीं निकलूंगा। पिताजी, तुम यहां रहो, मेरे पास रहो। बाहर जाओगे तो दूर हो जाओगे। हरिनारायण रुका। 30 साल उस हवेली में, अपने पिता की आवाज के पास। और उन 30 सालों में उसने एक और काम किया। उसने ठाकुर को रोके रखा। जब विक्रम की ग्रुप आई, हरिनारायण जानता था ये ग्रुप कुछ करेगी। उसने उन्हें बताया, लेकिन उसने एक बात नहीं बताई, प्रिया का नाम। दीवार पर वो नाम हरिनारायण ने लिखा था। उस रात जब ग्रुप आई, उसे पता था, उसे उस किताब से पता था जो उसने छुपाकर पढ़ी थी। एक ऐसी आत्मा जो स्वेच्छा से आए, जो जानते हुए आए, जो अपनी मर्जी से जाए। हरिनारायण ने प्रिया को चूज किया, क्योंकि प्रिया पहले से जानती थी उसके सपने। ये हरिनारायण का मैनिपुलेशन था, या उसकी मजबूरी, या शायद वो भी उसी चीज का एक हिस्सा था, उस बड़े खेल का। भाग 8.3, प्रिया अभी कहाँ हैं दोस्तों? आखिरी सवाल। प्रिया,
वो वेदी पर गई और सब खत्म हुआ। लेकिन क्या प्रिया वाकई खत्म हो गई? 2023 में आयशा एक रात जागती रही। रात के 3 बजे उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ खामोशी। फिर एक आवाज, प्रिया। आयशा। प्रिया? प्रिया तू? एस। आयशा। एक बात सुन। प्रिया कहाँ है? तो तू जिंदा है? आयशा। आवाज में कुछ था, एक शांति। सुन ध्यान से। हाँ हाँ बता। दरवाजा बंद रखना। क्या? कौन सा दरवाजा? तुम सब जानते हो कौन सा। प्रिया तो ठीक है, तू कहाँ है? एक पल। मैं ठीक हूं, मैं यहां हूं। वो मेरे साथ यहां है, लेकिन मैं उसे रोक रही हूं। कब तक? खामोशी। जितनी देर तक हो सके। कॉल कट हो गई। आयशा ने वापस कॉल किया। नॉट रीचेबल। उसने विक्रम को बताया। विक्रम ने उस नंबर को ट्रेस करवाया। वो नंबर किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन उसकी लोकेशन जहां से कॉल आई थी, काली घाट। दोस्तों, ये थी दरवाजा बंद रखो की पूरी असली एक्सटेंडेड कहानी। 1843 से शुरू हुई, आज तक चल रही है। भवानी प्रताप सिंह, एक इंसान जो शक्ति चाहता था और शक्ति ने उसे निगल लिया। धनीराम, रूपमती, करीम, दिनेश, रघु, आरव और न जाने कितने जो उस हवेली में गए और नहीं लौटे। प्रिया जो जानते हुए गई और रोके हुए है, अकेले उस अंधेरे में। और 2024 में वो 5 साल पूरे हुए कालीघाट हवेली में, तीसरी मंजिल पर, वो दरवाजा जिसमें दरार है। दोस्तों, आज की रात जो भी हो, अपना दरवाजा बंद रखिएगा। और अगर रात को कोई आवाज आए, कोई जानी पहचानी आवाज बाहर से, दरवाजा मत खोलिएगा, क्योंकि जो बाहर है वो नहीं है जिसे आप सोच रहे हैं। अब अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट में बताइए इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा डर किस पल में लगा। और एक आखिरी बात, अगर आप रामगढ़ के पास रहते हैं या कभी जाएं, एक जगह है जंगल में 50 किलोमीटर दूर, मत जाइएगा। और अगर गए भी तो कुछ मत छूइएगा, कुछ भी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक दरवाजा बंद रखिए।